डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2019 के अनसॉल्व पेपर का सॉल्व करा चुका हूँ। इस समय हम लोग 2020 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की क्लास का जो हमारा सवाल होगा वो 2020 बोर्ड परीक्षा के सेट नंबर 2 2020 बोर्ड परीक्षा के सेट नंबर 2 पर आधारित होगा, जिसका विषय कोड है 824 NK। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 824 NK, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आइए जरा हम लोग इस बात को एक बार समझ लेते हैं कि तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन निकालते हैं। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था धातु और अधातु, जिसमें आपको पढ़ने को मिली थी सक्रियता श्रेणी। और उस सक्रियता श्रेणी में हमने देखा था कि वे तत्व जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, वे तत्व जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वे क्या करते हैं, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हैं पोटेशियम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सोडियम, आप देख सकते हैं कैल्शियम, आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम, आप देख सकते हैं जिंक, आप देख सकते हैं आयरन, आप देख सकते हैं टिन, आप देख सकते हैं लेड। ठीक है, ये आपके कुछ प्रमुख तत्व हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं। और जैसे ही इनकी तनु अम्ल से आप क्रिया कराएंगे, देखिए मैं हिंदी में रिएक्शन को लिख देता हूँ। तनु अम्ल से जैसे ही आप इनकी क्रिया कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, तुरंत ही ये क्या करेंगे, अपना लवण बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे जी? हाइड्रोजन गैस को छोड़ देंगे। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए जरा देख लीजिए इनमें से कौन सा तत्व आपके काम का दिख रहा है। लिखा है क्लोरीन, तांबा, जस्ता, सल्फर। ठीक है, तो इसमें जस्ता जिंक दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए आपके कॉलम में जिंक है भी। इसका मतलब जो जिंक है वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपके किसी काम का सवाल नहीं है, कट चुका है। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखा हुआ है एकल बंध नहीं होता है, चतुष्फल की संरचना नहीं होती है, कि आबंध कोण इतना नहीं होता है, सी डबल बॉन्ड सी नहीं होता। तो पहली बात तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं जी? एल्केन। और एल्केन ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डबल या ट्रिपल नहीं। तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल है, इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है। तो शुरुआत के 3 ऑप्शन कैसे सही हैं, हम इनकी सत्यता का जांच कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की, तो उनमें कार्बन कार्बन के बीच सभी एकल बंध पाए जाते हैं और उसमें कार्बन पर होता है एक संकरण जिसे आप sp3 संकरण कहते हैं। इसको आपको जानने योग्य भी बात नहीं है, बस नाम याद रखेंगे, sp3 संकरण होता है। 4 बॉन्ड इसके बनते हैं इस तरह से। ये आपका एक तल के ऊपर होता है जिसे आप दिखा नहीं सकते हैं। जैसे मैं मेथेन की संरचना अगर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसको, और ये सारे बॉन्ड जो होते हैं 109 अंश 28 मिनट के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। कितने अंश के कोण पर व्यवस्थित होते हैं जी? 109 अंश 28 मिनट के कोण पर। ये वाला आपका तल के ऊपर रहता है, इसलिए 109 अंश 28 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर कहा आपका सभी एकल बंध है, चतुष्फलकीय संरचना है, ये चतुष्फलक के जैसी संरचना बनती है। ये बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये चतुष्फलक के जैसी संरचना बनती है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो ये इसका सिस्टम है। ठीक, चलिए अगले सवाल को जरा देख लिया जाए, क्या कह रहा है। देख रहे हो, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखिए। तो बढ़िया ही है, दोनों के 2-2 उपयोग लिखने हैं, लिख दीजिए फटाक से। क्या होगा दोनों के 2-2 उपयोग?
आपने देखना है पहला धावन सोडा का उपयोग लिखना है। तो पहला किसका उपयोग लिख रहे हैं आप? धावन सोडा का उपयोग। तो आपको मैं 2019 का पेपर सॉल्व कराते समय बता चुका हूँ इनके उपयोगों के बारे में। फिलहाल मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात, तो धावन सोडा का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है इसका उपयोग, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आग बुझाने वाले यंत्रों में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी से फिर बाद में CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस ही आग को बुझाने का काम करती है। दूसरा इसका प्रमुख उपयोग आप लिख सकते हैं जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपके दो उपयोग हो गए। अगर आप एक और इसका उपयोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं तीसरा नंबर, सुहागा। सुहागा और बेकिंग पाउडर अर्थात खाने वाला सोडा, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, के निर्माण में, के निर्माण में, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आपको दूसरा नंबर लिखना है विरंजक चूर्ण का उपयोग। किसका लिखना है जी? विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखना है। तो देख लीजिए, विरंजक चूर्ण का जो आपका पहला उपयोग रहने वाला है वो रहेगा जल के शोधन में। जल के शोधन में। दूसरा, जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणु नाशक के रूप में, ठीक है। और जो आपका तीसरा है, तीसरा रंग उड़ाने में। जिसे आप विरंजक भी कह सकते, तभी तो इसका नाम विरंजक चूर्ण पड़ा हुआ है। फॉर्मूला इसका होता है CaOCl2। नाम इसका होता है कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट, या बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, ठीक है। चलिए, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर देखिए बहुविकल्पी सवाल है आपके लिए। क्या लिखा हुआ है जी? यहाँ पे काफ़ी सारे बहुविकल्पी सवाल आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर से शुरू करिए। लिखा हुआ है भैया, 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाला सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान बताइए। तो आपको मैंने धारा का अधिकतम मान का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। चूंकि यहाँ पे आपका विद्युत वाहक बल लिखा है, इसीलिए आप लोग इसे ई मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? वैसे आप वी ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क 1% का नहीं पड़ने वाला है आंसर पे। आंसर आपका वही आने वाला है, परंतु विद्युत वाहक बल बोला है इसलिए मैं इसे ई मान लेता हूँ। आपका दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, आर, आप उसे स्मॉल लेटर मानेंगे, कैपिटल लेटर तो मानेंगे नहीं। तो स्मॉल लेटर मान लीजिए, आर बराबर वो है 3 ओम का। कितने ओम का है जी? 3 ओम का है। उसके बाद आपको प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान निकालना है, जिसे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तुरंत आप फॉर्मूला लगाइएगा, वही जैसे V बराबर IR पढ़ते हैं। V की जगह यहाँ E हो गया है, बराबर फार्मूला तो वही रहने वाला है। तो आपने यहाँ से देखा था एक फॉर्मूला, I मैक्स बराबर E/R। I मैक्स बराबर E/R, जिसे आप कहेंगे 1.5/3 इंटू 10 इंटू ये 10/10, तो क्या हो जाएगा 15/30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, आ गया 1/2। अगर आप इसको कट कर देंगे 0.5 एम्पियर। मैक्सिमम जो है करंट, इससे आप 0.5 एम्पियर की प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, एक अगला सवाल है आपका नंबर ख। कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, क्षमता क्या होगी? तो आप देख लीजिए, क्षमता P का जो फॉर्मूला है, क्षमता P का जो फॉर्मूला है वो है 1/F। कब? जब F मीटर में हो। तो मीटर में ही तो दिया गया है ना, तो आपको 1/, कितना रख देना, 5। और चूंकि इसका F माइनस में होता है, इसलिए माइनस आपको रखना पड़ेगा। तो -1/5, 5 का भाग 1 में जाता है नहीं, 0, 5 दूनी 10, तो 0.2 डायोप्टर।
वो भी माइनस में आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बताइए तो। ऑप्शन सही है आपका 2 नंबर, 0.2 डायोप्टर। फिर देखिए यहाँ पे आप लिखा हुआ है आपके घर में जो टीवी लगी है उसका एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 75 वोल्ट, 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या है, इसकी शक्ति क्या है? तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का जो विभव है, इंडिकेटर का जो विभव है V बराबर 0.75 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है इसकी जो प्रवाहित धारा है I बराबर कितना है जी? प्रवाहित धारा I बराबर 100 मिली एम्पियर। तो आप कहेंगे कि कहाँ इसमें धारा लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने देखा कि लिखा हुआ 100 MA। MA का मतलब ही होता है मिली एम्पियर, और एम्पियर किसका मात्रक है जी? धारा का ही मात्रक है। ठीक है, ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, चलिए तो आइए देखते हैं आगे हम लोग ये आंसर इसका क्या आने वाला है। यहाँ पे आपका लिखा है 100 मिली एम्पियर। क्या नाम है इसका जी? मिली एम्पियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको इसकी शक्ति निकालनी है, तो P बराबर V इंटू आई कर दीजिए। V है आपका 0.75 एम्पियर है। वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है जी? उल्टा काम करते हैं क्या आप लोग हैं, बताइए तो मुझे। यहाँ पे आपको वोल्ट लिखना है ना, वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, इसका वोल्ट हो गया और इंटू 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आप इस मिली को छोड़ दीजिए, वोल्ट और एम्पियर को साथ लाइए, तो 0.75 गुणे 100, तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू मिली। ठीक, तो जो आपका वोल्ट इंटू एम्पियर है वही तो शक्ति का मात्रक है, जूल इंटू सेकेंड, जिसे आप वाट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सॉरी, वोल्ट इंटू सेकेंड, जिसे आप क्या कहते हैं? वाट कहेंगे। ठीक है, जूल बट्टे सेकेंड होता है, जूल का मात्रक VIT होता है। आप टी का काट देंगे तो खत्म हो जाएगा, VI आएगा। तो जो आपका वोल्ट इंटू एम्पियर है इसे आप वाट कह सकते हैं। तो इसमें 100 का गुणा होगा आपका, हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75। और उसके बाद 75 होने के बाद आप देख लीजिएगा कि ये आपका वाट बच गया, वाट। और चूंकि जो आपने यम छोड़ा था वो बचा रहेगा, 75 मिली वाट। 75 मिली वाट। कौन सा ऑप्शन सही है जी? पहला ऑप्शन सही है। अगर कम समझ में आया हो तो एक तरीका हम लोग और इसका देख सकते हैं कि जो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 100 मिली एम्पियर दिया हुआ था, इस मिली को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको मिली का गुणांक याद होना चाहिए कि मिली का गुणांक होता है 10 की घात -3, 10 की घात -3 और एम्पियर। अब आप आराम से गुणा करा सकते हैं P बराबर VI करके। तो क्या हो जाएगा आपका? 0.75 गुणे 100 गुणे 10 की घात -3। अब आपका सब कुछ ठीक है, तो 75 हो गया और गुणे 10 की घात -3, परंतु ये जो आया आपका वाट में आया। फिर से अगर आप 10 की घात -3 को गायब करना चाहते हैं तो फिर से आपको मिली लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मिली को गायब करने के लिए 10 की घात -3 का गुणा कराया था। तो 75 मिली वाट, देख रहे हैं ना, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बताइए आप। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। कहाँ होता है जी? निर्वात में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। बाकी जगह इससे कम ही रहता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक सवाल इसमें आपका नीचे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ज़रा, और टेक्निकल क्वेश्चन भी है। एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक ठीक नहीं देख पा रहा है, इसकी आंख में कौन सा दोष है और उसे कैसे दूर किया जाएगा? बताइए जरा, कौन सा दोष है? तो हम बता रहे हैं आपको, देखेंगे आप कि छात्र आपका बैठा है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। छात्र जो है बैठा है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ से वो देख रहा है और यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। बताइए, आपको नहीं दिखा तो बोलिएगा, आपको भी निकट दृष्टि दोष है। बताइए मैंने लिखा क्या इस पर, बताइए तो कमेंट बॉक्स में मैंने क्या लिखा है। नहीं दिखा तो समझ जाइए आपको भी दृष्टि दोष है। ठीक है, तो छात्र जो है श्यामपट से दूर है, काफी दूर है। छात्र श्यामपट से काफी दूर है, इसका मतलब दूर का नहीं दिखा उसे, दूर का नहीं दिखा है। तो जो नहीं दिखता है वही दृष्टि दोष होता है क्या? नहीं, जो नहीं दिखता है उसका दूसरा वाला दृष्टि दोष होता है, मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है जी? निकट दृष्टि दोष है। अर्थात इसके जो प्रतिबिंब हैं वो रेटिना के पहले ही बन जा रहे हैं, रेटिना के पहले ही बन जा रहे हैं। अतः जब हम रेटिना पर बनाना चाहते हैं तो इसको एक अवतल लेंस लगाकर किरणों को फैलाना पड़ेगा। इसलिए इसको अपने चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि चूंकि छात्र श्यामपट से दूर है, अर्थात उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, अतः उसे, ध्यान दीजिएगा, अतः उसे निकट दृष्टि दोष है, जिसके निवारण के लिए उसे अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिससे उसका प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगे। चलिए तो आइए जरा अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला आपसे कि भैया ये जो प्रतिरोध आप बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, चालक का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है ओम, और इसका मात्रक होता है ओम। ये बात को आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा। फिर कह रहा है यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप आ जाइए, मैं बोलता हूँ आप लिखिए। आर की निर्भरता, तो लिखेंगे आप आर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई, पहला लंबाई। तो जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती यल। तो यही लिख दीजिएगा कि जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात दोनों में सीधा संबंध होता है। इसको लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे उसका मोटाई। क्या जी? मोटाई। मोटाई का मतलब समझते हैं? परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसे विज्ञान की भाषा में बोला जाता है परिच्छेद क्षेत्रफल ए। तो आप लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। तीसरा आप लिखिएगा पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। तो इसमें आप लिखेंगे यदि तार भिन्न भिन्न पदार्थों के बने हुए हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के बने हुए हैं तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। 4 नंबर आप लिख सकते हैं ताप, इंपॉर्टेंट चीज है ताप। तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है।
ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात को दिमाग में भर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। तो लिखा है कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं और इनको आपको क्या करना है, इनको आपको समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया जी? पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है ना, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। आप बताइए तो पार्श्व क्रम क्या होता है, बताएंगे क्या? पार्श्व क्रम क्या होता है? पार्श्व क्रम ही समांतर क्रम होता है, पार्श्व क्रम ही समांतर क्रम होता है। तो इनको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो आपको तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। तो मैं आपको क्यों बताऊं, जब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। जाइए आप 9 जनवरी वाली क्लास अटेंड कीजिए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा मैंने इसी को प्रूफ कराया हुआ है। ठीक है, तो एक ही चीज़ को रिपीट करने का बार बार कोई मतलब नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, वो 4 नंबर का प्रूफ आपसे पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट प्रूफ है। फिर इसी चित्र में आपसे ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो जब आप ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने जाएंगे तो आप ऐसे लिखिएगा, देखिए ए और सी के बीच, चूंकि पहले इसका नाम लिख दीजिए R1, इसका नाम लिख दीजिए R2, इसका नाम लिखिए R3, इसका नाम लिखिए R4, इसका नाम लिखिए R5। तो चूंकि R3, R4 व R5 समांतर क्रम में है। कैसे जी, कैसे पता चला समांतर क्रम में? आप चलिए यहाँ से, पहला मिल गया आपको, फिर आगे गए दूसरा मिल गया, यहाँ से देखिए 3 रास्ते निकल गए, 3 रास्ते। इसका मतलब ये तीनों समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, तो पहले हम इसी को हल करते हैं। समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध उसको हम R डैश मान लेते हैं। तो 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, तो क्या होगा जी इसमें R3, देख लीजिए तो 2 ओम 6 ओम 6 ओम, तो ये 2 है, ये 6 है और ये भी 6 है। LCM होगा 6, तो 3 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 5/6। तो 1/R डैश बराबर आ गया 5/6। पलट दीजिए तो R डैश बराबर आ जाएगा 6/5 ओम। तो एक बार फिर से बना लीजिए, ए से आपका पहला प्रतिरोध आया, दूसरा आया, और ये तीनों एक साथ थे, ये तीनों अलग अलग थे, इनको एक साथ हो गया अभी। इनकी वैल्यू हो गई R डैश, ये रह गया R2 और ये रह गया R1। ये हो गया A, ये हो गया C। तो जो R1 है, R2 है, वह R डैश है, किस क्रम में हो गए जी? अब श्रेणी क्रम में हो गए। किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। इसलिए A व C के बीच प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में है, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। R1 का मान देख लीजिए, R2 का मान देख लीजिए। R1 2 है, ये 3.5 है, और वो 6/5 है। देख लीजिए 2 प्लस 3.5 प्लस 6/5, 5 को LCM ले लीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 16.5 प्लस 6, 16 6 22, 22 10 32.5 और बट्टे 5 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। चाहिए तो आप इसे और काट सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर देख लीजिए, अगला सवाल आपसे क्या कहना चाहता है बच्चा, देखिए आप लोग। अब यहाँ से शुरू होते हैं केमिस्ट्री के सवाल। कह रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने आपको पीछे बता रखा है पिछली क्लासेज में, आप वहाँ से जाइएगा और देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेता हूँ कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंध पाए जाते हैं, सभी
एकल बंध पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आप लिखेंगे एल्केन, जैसे आप लिखेंगे उदाहरण में एल्केन। ठीक है, तो आइए जरा एल्केन में देखते हैं कि क्या होने वाला है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। आप इसमें वैल्यू रखिए, C का मान 1 रखिए, तो 2 गुणे 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या रख रहा हूँ जी मैं, C1 फिर H 2 गुणे 1 + 2 हो जाएगा, तो C1H4 मतलब क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। वैसे 2 रखेंगे तो C2H 2 गुणे 2 + 2 हो जाएगा, अर्थात C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये कहानी इसकी हो जाएगी। फिर देखिए ऐसे आगे चलते जाएंगे। अब अगर इसकी संरचना बनानी है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और आपके कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, 3 इसको और आपका 3 इसको, ये आप दे देंगे, आपका बन गया। देखिए सब इसमें एकल बंध दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दूसरा आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखिएगा। तो लिखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, द्विबंध कोष्ठक में बना लीजिएगा, या त्रिबंध, या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में पहला सूत्र आप लिख दीजिएगा C2H4, और फिर इसकी बना दीजिएगा संरचना, एक कार्बन 2 कार्बन डबल बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन फिर इसको, फिर 2 हाइड्रोजन और इसको। ये देखिए आपको C2H4 की बन गई संरचना, इसमें एक डबल बॉन्ड आया, इसीलिए आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही आप C2H2 उदाहरण में लिख दीजिएगा, एसीटिलीन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एसीटिलीन। ठीक है, तो C 1 बंद 2 बंद 3 बंद C, फिर यहाँ पे आपका आ गया H, यहाँ पर भी आ गया आपका H। ये कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, चलिए अब आइए जरा अगला सवाल देख लीजिए। एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्कोहल में आप ले लीजिए एथिल एल्कोहल, और अम्ल में आप ले लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बताइए इनके बीच की क्रिया क्या कहलाती है, बताइए जरा। इस क्रिया का नाम होता है एस्टरीकरण। क्या होता है जी, एस्टरीकरण। जब एथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक का H निकलता है और एक का OH निकलता है, और बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है जी, एस्टर बन जाता है, एस्टर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एस्टर बन जाएगा इसमें। कैसे, देखिए जरा, इसका H निकल जाता है, इसका OH निकल जाता है, H2O निकल गया आपका माइनस में बाहर। एस्टरीकरण जाइएगा पीछे देखिएगा, विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है। तो बन गया आपका CH3CO और फिर OC2H5। इसका जो नाम है वैसे एथिल एथेनोएट है, एथिल एथेनोएट, और साधारण में इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, और ये रिएक्शन का नाम था एस्टरीकरण। हो जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कह रहा है भैया एथिल अल्कोहल जो है सोडियम से क्रिया करता है, तो ये तो एकदम आसान, C2H5OH। मैंने कहा था आपसे ये प्रबल विद्युत धनी धातुओं से क्रिया करता है और H2 गैस निकलती है, H2 गैस। तो H2 में से निकला कहाँ से, यही H निकल गया, और उसी की जगह आपका आ गया Na, तो बन गया सूत्र आपका C2H5O Na, यहाँ पे लग गया प्लस। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 कर दीजिए आप, हो गया। मेथेन आपकी क्लोरीन से क्रिया करता है, तो मेथेन की क्लोरीन से क्रिया आपको 4 पदों में होती है, जानते ही हैं आप लोग।
पहले कैसे होती है, एक हाइड्रोजन हटता है, एक क्लोरीन आता है, और अब उसके बाद एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ भाग जाता है, ठीक है। फिर आपका CH3Cl आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर एक हाइड्रोजन और भागता है, CH2Cl2 बनता है, और फिर आपका HCl निकल जाता है बाहर। फिर देखिए आपका जो CH2Cl2 है वो Cl2 से क्रिया करता है, फिर आपका बन जाता है CHCl3, और प्लस आपका फिर से निकल जाता है HCl। फिर आपका CHCl3 आता है प्लस Cl2, फिर से आपका निकलता है, तो बन जाता है CCl4, और प्लस क्या मिल जाता है HCl। देखिए ये आपका चारों उत्पाद बन जाता है। ऐसे आपको लाइन से लिखना पड़ेगा। यही वाला जो बना है इसी यौगिक का नाम है क्लोरोफॉर्म। इसको सूंघा देने से आदमी हो जाता है बेहोश, ज़्यादा सूंघा देने से सुलधामपुर चला जाता है, अर्थात मर जाता है, ठीक है। चलिए नीचे कह रहा है एसीटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्म बताइए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए एसीटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्म। ये आज का आपका अंतिम रिएक्शन रहने वाला है। आगे की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी हमको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अन्यथा मैंने सोचा था आज मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। कल करा देंगे कंप्लीट, इसको चिंता मत करिए, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एसीटिक अम्ल का दो रिएक्शन, चूँकि ये अम्ल है इसीलिए क्षार से क्रिया करेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। NaOH क्या होगा, जो आपका H होगा, H इस OH को लेकर फरार, उदासीनीकरण में यही तो होता है, H2O बन जाता है, और आपको बन जाएगा CH3COO Na, जिसे आप नाम देते हैं सोडियम एसीटेट। क्या नाम देते हैं जी, सोडियम एसीटेट। फिर कहा कि एक और गुणधर्म लिखना है, तो पहला आप इसमें लिखिएगा कि यह क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। दूसरा आप लिख लीजिएगा, दूसरा कि यह धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। वही कहानी, धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, क्योंकि H देने वाला है ना ये, तो अपना H दे देगा और फिर से H2 गैस मुक्त कर देगा। तो ये इसके दो रासायनिक गुण हो गए। एक रासायनिक गुण आप पिछवा वाला भी लिख सकते हैं, मतलब यही ऊपरा वाला। कहाँ गया जी, पीछे वाला ना, ये भाग गया क्या, होने जगह भाग गया जी, डर गया क्या ये। एक रिएक्शन आप ये भी लिख सकते हैं एस्टरीकरण, क्योंकि ये भी तो एसीटिक अम्ल से ही क्रिया कराया ना, तो इस रिएक्शन को भी उसमें लिख सकते हैं आप। मैंने आपको 4 रिएक्शन जो बताए थे उसमें इसको भी मैंने बताया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो ये हो गए आपके 4 रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। बाकी की प्रक्रिया हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिख रहे हैं, इनके आप हल तब तक घर से करने का प्रयास करिए और मुझे बताइए। वैसे मैं इनको पीछे की क्लास में आपको बता चुका हूँ, एक भी यहाँ पे नया नहीं है, आपके लिए सब रिवीजन ही है। भर्जन मैंने आपको बताया है, खाने का सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माण की विधि बताया है, पीएच मान मैंने विस्तार से बताया है, ये सारे रिएक्शन, साबुन और अपमार्जक के स्वच्छीकारक गुण को भी मैंने आपको मिशेल के निर्माण से समझा के रखा है, कल भी मैंने आपको अभी बताया ही था इस बात को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, धन्यवाद। और शेयर भी करते रहिए, साथ में शेयर कराते भी रहिए।